आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। दिल्ली असेंबली इंतखाबात जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे शहरियत तरमीमी कानून और एनआरसी को लेकर चल रहे एहतिजाज और मुजाहरों और खासकर शाहीन बाग पर बयानबाजियों का दौर बढ़ रहा है। खासकर हालिया दिनों जामिया और शाहीन बाग में गोली चलने की वारदातों ने भी दिल्ली इंतखाबात का रुख बहुत हद तक मोड़ दिया है। बीजेपी लगातार शाहीन बाग के नाम पर सियासत कर रही है। बीजेपी के लीडरान अपनी रैलियों में शाहीन बाग का तज़किरा नहीं भूलती। आज तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी शाहीन बाग और जामिया का जिक्र किया और शहरियत कानून पर हो रहे मुजाहरों पर बड़ा बयान दे डाला। उधर पार्लियामेंट में भी इस मामले पर अपोजिशन ने जमकर हंगामा किया। बीजेपी का कहना है कि जामिया में फायरिंग के ताजा मामले का शहरियत कानून पर एहतिजाज से कोई ताल्लुक नहीं है, जबकि एमआईएम सदर असदुद्दीन अवैसी ने मामले को पूरी शद्दोमत के साथ उठाया। उन्होंने काफी तनकीद की इस मामले को लेकर सरकार की। वहीं कांग्रेस रुकने पार्लिमान अधीर रंजन ने जामिया फायरिंग पर कहा कि मरकजी हुकूमत गोली से बोली बंद कराना चाहती है। दिल्ली असेंबली इंतखाबात शबाब पर है और शहरियत तरमीमी कानून का इशू चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। तरक्की और विकास का नारा देने वाली जमातों की नजरें बस शहरियत तरमीमी कानून, एनआरसी और शाहीन बाग तक महदूद होकर एक तरह से रह गई हैं और इस चुनाव का जो मरकज है, जो केंद्र है, वो शाहीन बाग बनता जा रहा है, जिस पर लगातार बयानबाजी हो रही है। आज दिल्ली इंतखाबात में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पहली इंतखाबी रैली की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दिल्ली इंतखाबात में एक तरह से एंट्री हुई और इस अपने बयान में भी वज़ीर-ए-आज़म शाहीन बाग को, जामिया के इन मुजाहरों को नहीं भूले। क्या कुछ वज़ीर-ए-आज़म ने शाहीन बाग मुजाहरे को लेकर और जामिया में जो एहतिजाजी मुजाहरा चल रहा है उसे लेकर क्या कुछ कहा, सबसे पहले हम वही बयान सुनवाते हैं। सिलमपुर हो, जामिया हो या फिर शाहीन बाग, बीते कई दिनों से सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेकर प्रदर्शन हुए। क्या ये प्रदर्शन सिर्फ एक संयोग है? जी नहीं, ये संयोग नहीं, ये एक प्रयोग है। इसके पीछे राजनीति का एक ऐसा डिजाइन है जो राष्ट्र के सौहार्द को खंडित करने के इरादे रखता है। तो वज़ीर-ए-आज़म ने आज दिल्ली इंतखाबात में पहली रैली की और इस रैली में भी बीजेपी के जो दूसरे लीडरान, या यूं कहा जाए कि अपोजिशन, जिस तरह से सरकार के साथ साथ अपोजिशन की तरफ से भी जो बयानबाजी हो रही है उसमें भी इन मुजाहरों और प्रोटेस्ट का लगातार जिक्र हो रहा है। और आज वज़ीर-ए-आज़म ने जब पहली रैली की तो उन्होंने भी शाहीन बाग का तज़किरा किया, जामिया का तज़किरा किया और जो एहतिजाज और प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसे वज़ीर-ए-आज़म साहब नहीं भूले। लेकिन इससे पहले आज पार्लियामेंट में भी इस इशू पर आज काफी हंगामा देखने को मिला। एमआईएम चीफ असदुद्दीन अवैसी ने जामिया और शाहीन बाग पर जिस तरह से गोलियां चली हैं, गोलियों की वारदातें हुई हैं, उस पर उन्होंने सरकार की तनकीद की, इंतजामिया की तनकीद की। असदुद्दीन अवैसी का बयान भी हम आपको सुनवाते हैं। आपके जरिए से हुकूमत को बताना चाह रहा हूं कि हम तमाम जामिया के बच्चों के साथ हैं। ये हुकूमत जुल्म कर रही है बच्चों पर। क्या ये जानते हैं कि एक बच्चे की आंख चले गई, बेटियों को मारा गया? शर्म नहीं है इनको? बच्चों को मार रहे, गोलियां मार रहे, ऐसे बीसी को निकालो। तो सवाल यही उठ रहा है कि आखिर क्या दिल्ली के जो इंतखाबात हैं वो विकास, तरक्की और डेवलपमेंट के बड़े बड़े नारे देने वाली जमातें क्या उन नारों को भूल गई हैं और अब दिल्ली का चुनाव सिर्फ और सिर्फ जामिया के एहतिजाज और शाहीन बाग का जो प्रोटेस्ट है उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है? आखिर इस मसले का हल कैसे होगा और क्या दिल्ली का जो चुनाव है इसी इशू पर लड़ा जाएगा? जिस तरह से लगातार लीडरान जो है बयान दे रहे हैं और अपनी जो रैलियां होती हैं वहां पर जामिया और शाहीन बाग के प्रोटेस्ट को इशू बना रही, क्या यही एक मुद्दा रह गया है? और सवाल यही उठ रहा है कि जो लोग शाहीन बाग धरने की बात करते हैं वो आखिर
शाहीन बाग में रहने वाले या शाहीन बाग में जो एहतजाज कर रहे हैं उनसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आज इसी पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अपने मेहमानों का बहुत जल्दी मैं आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ के रहमान खान साहब साबिक मरकजी वजीर हैं। के रहमान खान साहब, आपका न्यूज 18 उर्दू में बहुत इस्तकबाल है। अबू आसिम आजमी साहब सदर हैं समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के। अबू आसिम आजमी साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। और अरविंद वाजपेयी साहब नायब सदर हैं एलजेपी के, मेरे साथ इस डिबेट में जुड़े हुए हैं। अरविंद वाजपेयी जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। कुछ मेहमान और थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा शाहीन बाग में क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि शाहीन बाग पर लगातार सियासत और सियासी बयानबाजियां बढ़ती जा रही हैं। हम सीधे शाहीन बाग का भी रुख करेंगे, जहां से हमारे नुमाइंदे भी कुछ देर में खुर्रम शहजाद जुड़ेंगे और ताजा अपडेट हम शाहीन बाग की लेंगे। मैं सबसे पहले के रहमान खान साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। के रहमान खान साहब, लगातार हम देख रहे हैं कि दिल्ली के चुनाव में शाहीन बाग, सीएए, एनआरसी और जामिया जो प्रोटेस्ट और एहतजाज हो रहा है, ये एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, जहां पर डेवलपमेंट, तरक्की, बेरोजगारी और गुर्बत, इस तरह के इश्यूज को पीछे छोड़कर बात हो रही शहरियत तरमीमी कानून की, शाहीन बाग प्रोटेस्ट की और जामिया प्रोटेस्ट की, या जो गोलीबारी पिछले दिनों हुई उस पर अब एक तरह से सियासत हो रही है। के रहमान खान साहब, आज पीएम मोदी ने भी बड़ा बयान दिया दिल्ली के अंदर। उन्होंने कहा कि शाहीन बाग या जामिया में जो कुछ हो रहा है ये एक इत्तेफाक नहीं बल्कि एक तजुर्बा है। उन्होंने कहा कि ये एक प्रयोग है। के रहमान खान साहब, वजीर आजम साहब के इस बयान को किस तरह से लिया जाए? के रहमान खान साहब तक शायद मेरी आवाज नहीं जा रही, वो शायद इशारा कर। मैं अबू आसिम आजमी साहब आपके पास आ रहा हूं। अबू आसिम आजमी साहब, जो सवाल मैंने के रहमान खान साहब से किया था कि आज पीएम मोदी ने दिल्ली में जो रैली की है, उस रैली में पीएम भी शाहीन बाग का तस्करा करना नहीं भूले और उन्होंने कहा कि जामिया और शाहीन बाग या इस तरह के जितने एहतजाज और मुजाहरे हो रहे हैं, ये दरअसल इत्तेफाक नहीं है बल्कि ये एक तजुर्बा है, ये एक प्रयोग है। नहीं, इसका क्या मतलब प्रयोग है? देखिए, मोदी जी भूल गए हैं कि ये एक जमहूरियत का मुल्क है। ये इस मुल्क में डेमोक्रेसी है, लोकशाही है। जनता सरकार बनाती है, जनता सरकार उतारती है। अगर जनता के खिलाफ एक ऐसा कानून बन गया जो कानून उनको अपना सिटीजनशिप उनको अपनी खोने की डर हो गई है, जिनको अपना मुल्क छोड़ने की बात इस कानून में की गई हो, और जब आसाम में एनसीआर हुआ तो जब वहां 19 लाख लोग ऐसे मिले कि जिनको डिटेंशन कैंप में डालना पड़ा, तो फिर इस मुल्क के लोग इस संविधान को बचाने के लिए अगर बैठे हैं, तो मोदी जी आज जो हरकत कर रहे हैं वो हरकत बिल्कुल वही हरकत है जो अंग्रेज इस मुल्क में करता था, जो हिटलर ने किया था। लेकिन मोदी जी ये भूल गए कि हिटलर ने जो चाल चली थी, हिटलर की मौत किस तरह हुई, याद रखिए आप मोदी जी। ये अपनी मनमानी देश में नहीं चलेगी। देश की जनता ने अगर बिठाया है तो मोदी जी अगर जब प्रधानमंत्री मानते हैं अपने आप को, लोग आज लोकशाही इस देश को मानते हैं, तो उनको जाना चाहिए, उस शाहीन बाग में जाकर उन लोगों से मिलना चाहिए और उनकी बातें सुन करके उनका हल निकालना चाहिए, ना कि इस तरह की बयानबाजी करके, पोलराइजेशन करके इस देश में इलेक्शन जीतने की कोशिश जो मोदी जी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इनका अब वो जो मंत्र था वो खत्म हो चुका है और अब इस देश के तमाम लोग जिस तरह से आजादी की लड़ाई में हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई, पारसी सब एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर काले कानून के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, वही हालत आज है। मोदी जी भले जबानी कुछ बोलते हो, लेकिन दिल में उनके घबराहट जरूर होगी कि मोदी जी आप इस कानून को जो बनाया है, ये कानून ही आपकी हुकूमत के ताबूक में आखिरी कील होगा इंशाअल्लाह। पूरे मुल्क में ही नहीं, पूरी दुनिया में इस कानून की थू-थू हो रही है। जिन लोगों ने इस देश को आजाद कराया, जिनके पुरखे यहीं आज भी हैं, आज उनको आप इस मुल्क से निकालने की बात करते हो। और वो लोग जिन्होंने अंग्रेजों की दलाली किया था, अंग्रेजों के तलवे चाटते थे, वो आज इस मुल्क के रहने वाले, वो लोग जो इस मुल्क में शहादत का जाम पिया, जिनके लाखों लोग कुर्बान हुए, आज उनको इस मुल्क से निकालने की बात करते हो। जब इस मुल्क का कानून बना था तो उसमें हिंदू और मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको बराबरी का हक दिया गया है। लेकिन मोदी जी एक नया संविधान लिखना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि शाहीन बाग तो दिल्ली में एक दिख रहा है, लेकिन इस तरह का शाहीन बाग पूरे देश में कई हजार चल रहा है और लोग अब जब तक इस कानून को वापस नहीं लेंगे चुपचाप बैठने वाले नहीं है। मेरी ये सलाह है मोदी जी को, वो तुरंत जाएं शाहीन बाग में, खुद जाएं और उन लोगों के साथ बैठ करके उनसे बात करें और इस कानून को
खत्म करने का ऐलान करें, यही इसका हाल है। वरना ये जो एजिटेशन हो रहा है ये देश में चलता ही रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। जाहिर सी बात है कि सिलसिला बदस्तूर जारी है। 50 दिन शाहीन बाग धरने को अबू आसिम आजमी साहब 50 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। आज 51वां या 52वां दिन है इस एहतजाज और धरने को, लेकिन सरकार लगातार सिर्फ इस पर सियासत कर रही है। इस पर अब बयान भी नहीं आ रहे हैं कि आखिर मसले का हल क्या कुछ होगा। मैं के रहमान खान साहब आपके पास आना चाहूंगा। के रहमान खान साहब, दिल्ली की सियासत हम देख रहे हैं कि सिमट कर रह गई, शाहीन बाग तक सिमट कर रह गई है। जो लीडर उठता है वो सिर्फ बयानबाजी करता है, शाहीन बाग को लेकर, शहरियत तरमीमी कानून को लेकर, जामिया में जो गोलियां चली उसे लेकर, मतलब सिमट गई है दिल्ली की सियासत। हेलो जी जी सर, आपकी आवाज आ रही है। मेरा सवाल आपने सुना है? मेरी आवाज आप तक आ रही है? मैं सुना है। जी जी जी। देखिए, ये शाहीन बाग का जो एजिटेशन है जी, ये सारी दुनिया में एक मुनफरिद एजिटेशन है। ये एक ऐसा एजिटेशन है जो उसकी मिसाल अब तक मुल्क में नहीं मिल सकती। यानी इसलिए कि एक लोगों में खासकर डर और खौफ पैदा हो गया है मोदी जी के इस कदम से कि सीएए के तरफ से, और वो जिद पर अड़े हैं। ना कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, ना कोई, अगर किसी को अगर शक है, डर है और कानून ये समझते हैं कि कोई एक सोसाइटी का एक सेक्टर या ये उसका ये मानना है कि इससे उनको नुकसान होगा, तो हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो समझाएं। वो ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम सीएए इसलिए ला रहे हैं कि वहां के जो 3 रियासतों, 3 मुल्कों के जो माइनॉरिटीज हैं उनको हम शहरियत दें। ठीक है, अगर आप उनके माइनॉरिटीज को देना चाहे तो शहरियत दें, हमें कोई उसमें एतराज नहीं है, मगर आपने मुस्लिम दुश्मनी का एक मुजाहिरा किया है और आपको जरूरत नहीं थी कि ये इन मजहबों के नाम लिखकर मुसलमानों को अलग थलग किया गया। आप अगर कानून वही बनाना चाहते तो सिर्फ अब माइनॉरिटी का लफ्ज इस्तेमाल करते तो तमाम माइनॉरिटी, उस मुल्क में जो माइनॉरिटीज है उनको शहरियत देने का आपको मैं था। आप खुसूसन मुस्लिम दुश्मनी दिखाने के लिए मुसलमान कौम को अलग थलग रख के आप ये कानून में, पहला ये एतराज ये है। दूसरा, ये आप कहते हैं कि हिंदुस्तान की शहरियों पर ये कुछ नहीं आएगा, मुसलमानों पर किसी किस्म का इसमें उनको तहफ़्फ़ुज़ रहेगा, नहीं रहेगा। जब एनपीआर करेंगे तो आप एन्यूमरेटर को ये पावर दिए हैं कि वो डाउटफुल सिटीजन डिक्लेयर करें, तो इससे हजारों लाखों मुसलमानों को शक है कि ये जो आरएसएस हैं और उनके कारकुनों हैं उनके जरिए से हजारों लाखों मुसलमानों की शहरियत को खत्म कर देंगे। और इसका सवाल का जवाब ना मोदी दे रहे हैं, ना हुकूमत दे रही है, ना और कोई पार्टी दे रही है। इसका जवाब मुल्क पूछ रहा है, दुनिया पूछ रही है। तो इसलिए ये एहतजाज होना चाहिए, और ये एहतजाज किसी पॉलिटिकल पार्टी का शुरू किया एहतजाज नहीं है, इसमें सिर्फ लोगों का एहतजाज है, किसी का इसमें दखल नहीं है। बिल्कुल। मैं अरविंद वाजपेयी जी आपके पास आऊंगा। जो बात अबू आसिम आजमी साहब ने और के रहमान खान साहब ने की उस पर तो मैं आपसे जवाब लूंगा, क्योंकि अभी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ नहीं जुड़े हैं और एलजेपी अलायंस पार्टी है एनडीए की। मैं अरविंद वाजपेयी जी, जो बात आज पीएम मोदी साहब ने दिल्ली के रैली में कही है, उन्होंने कहा कि जामिया और शाहीन बाग ये संयोग नहीं है बल्कि प्रयोग है। सवाल ये उठ रहा है कि किस चीज का तजुर्बा है, किस चीज का प्रयोग है ये? नहीं, उन्होंने जो बयान दिया है आज रैली में वो बिल्कुल सही बयान दिया है। देखिए, मोदी साहब जब से आए हैं 2014 में, तब से एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। कभी ईवीएम के नाम पे एक्सपेरिमेंट होंगे, कभी सुप्रीम कोर्ट खतरे में उसके नाम पे एक्सपेरिमेंट होंगे, कभी सीबीआई खतरे में उसके नाम पे एक्सपेरिमेंट होंगे। और ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो शाहीन बाग का आंदोलन है, ये किस लिए आंदोलन है? CAA किसी की नागरिकता लेने के लिए नहीं है।
वो तो ये अभी माना है, अभी एडमिट किया है कि ये देने के लिए है। एनपीआर 2004 में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब एनपीआर आया था सेक्शन 14A में अमेंडमेंट करके सिटीजनशिप एक्ट में। एनपीआर का ही हिस्सा है एनआरसी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने बड़ी साफ स्टेटमेंट दी कि एनआरसी अभी नहीं आएगा, इस पे कोई चर्चा नहीं हुई है। तो किस बात का अंदेशा है, किस बात का खतरा है? क्या ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के मुसलमानों को भी CAA के अंदर नागरिकता दी जाए? क्या ये पॉसिबल है? क्या इस तरह की बात कही जाती है? आंदोलन किस लिए हो रहा है, हमें यही नहीं समझ आ रही। आंदोलन जो है CAA के विरोध में है, एनपीआर के विरोध में है कि एनआरसी में। CAA पार्लियामेंट में पास हुआ, 2 दिन तक डिबेट हुई, सारी पार्टियों में उसमें हिस्सा लिया, कुछ पार्टियों ने डिसेंट नोट भी भेजा, किसी ने अब्सटेन किया, कि मेजोरिटी से पास हुआ। राज्यसभा में हमारी मेजोरिटी नहीं है, फिर भी राज्यसभा में पास हुआ। तो जब पार्लियामेंट में पास होगा, पार्लियामेंट में डिबेट करोगे, उसके बाद सड़कों पे उतरोगे, और जबकि आप खुद स्वयं सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। मैटर सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है, अगर कानून गलत होगा तो सुप्रीम कोर्ट उसको सेटिसाइड करेगा। मतलब हम ये बताइए कि अगर ये आंदोलन एक पर्टिकुलर जगह पे, शाहीन बाग पे, जहां पर की एक कम्युनिटी की मेजॉरिटी है, वहां पे अगर कुछ पॉलिटिकल पार्टी द्वारा किया जा रहा है तो उसके पीछे साजिश नहीं है तो क्या है? किस तरह के नारे वहां लगाए जाते हैं? क्या ये नहीं कहा गया कि मोदी को गोली मारी जाएगी? क्या ये नहीं कहा गया कि ठीक है, सारी बातें ठीक है अरविंद वाजपेयी जी, अरविंद वाजपेयी जी, जो अभी बात के रहमान खान साहब ने कही कि लोगों को समझाना चाहिए, अगर किसी के समझ में नहीं आ रहा है, कोई कंफ्यूजन है जिसकी वजह से लोग सड़कों पर उतरे हैं, जिसकी वजह से शाहीन बाग, मुल्क में कई शाहीन बाग बन गए, अरविंद वाजपेयी जी, आखिर सरकार समझाने का काम क्यों नहीं कर रही है? सरकार तो सीधे सीधे डराने का काम कर रही है। सरकार बात गोली मारने की कर रही है। सरकार के जो लीडर हैं वो बात तो गोली मारने की कर रहे हैं, यहां पर बात तो समझाने की होनी चाहिए। वाजपेयी जी नहीं, सरकार, मैं जवाब देता हूं। सरकार ने पार्लियामेंट तक 2 दिन तक बाकायदा समझाया है। पार्लियामेंट में कौन लोग होते हैं? लोकसभा में किसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो उनको 2 दिन तक डिबेट हुई है बाकायदा। कौन सी ऐसी पार्टी है जिसको डिबेट में समय नहीं मिला? तो वहां समझाने का काम नहीं हुआ क्या? देखिए, ये जानबूझ के पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है। देखिए, ये एक तरीके का, अभी इन्होंने कहा एक पैनल पे कि मोदी जी को जाना चाहिए, अगर ये काला कानून विड्रॉ नहीं होगा तो हम उनको उखाड़ के फेंकेंगे। तो अल्टीमेटली एम क्या है? अल्टीमेटली एम ये है कि किसी तरीके को मोदी को यहां से भगाइए। कौन गया था पाकिस्तान? ये मणिशंकर पाकिस्तान गए थे, वहां जाके रिक्वेस्ट कर रहे थे कि किसी पाकिस्तान तो देखिए, पाकिस्तान तो वजीर आजम साहब भी गए थे, पीएम मोदी साहब भी पाकिस्तान गए थे और बगैर बुलाए चले गए थे। पीएम मोदी साहब भी पाकिस्तान गए थे और बगैर बुलाए चले गए थे। वाजपेयी साहब वहां जाके ये नहीं कहा उन्होंने। देखिए, मणिशंकर अय्यर अभी लाहौर गए, वहां से सीधे शाहीन बाग आए और उन्होंने क्या भाषण दिया कि खून का कतरा कतरा बह जाएगा, मेरा खून का कतरा भी काम आना चाहिए। तो मतलब इस तरह के भाषण दिए जाएंगे, जिंदावाली आजादी की बात की जाएगी। तो ये क्या एक्सपेरिमेंट नहीं है? ये क्या ये टेस्ट नहीं कर रहे कि अगर जिद्द की जाएगी और इस तरीके से प्रदर्शन? ठीक है वाजपेयी जी, मैं अबू आसिम आजमी साहब से इसका जवाब ले लेता हूं। ठीक है, ठीक है, अबू आसिम आजमी साहब, जो बात आज प्रयोग की पीएम मोदी ने की है, वो उसे अरविंद वाजपेयी जी सही मानते हैं कि सरकार के खिलाफ, पीएम मोदी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ और जो सेंटर में गवर्नमेंट है उसके खिलाफ कहीं ना कहीं ये पूरा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और अपोजिशन भी इसमें साथ में है? बिल्कुल गलत है। देखिए, इसमें अपोजिशन है ही नहीं है। अगर कोई पॉलिटिकल आदमी कोई मीटिंग बुलाता है, उसको बुलाने में उसको नानी याद आ जाती है। अगर 1-2 लाख आदमी बुलाना है तो कितनी मुश्किल होती है। लेकिन आज भारतवर्ष की 130 करोड़ जनता जो इस देश के संविधान को मानती है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के बैनर तले नहीं, वो अपने आप से खुद निकल के बाहर आ रही है। और ये जो बात कर रहे हैं, मुझे बताइए कि क्या ये मोदी जी ही सिर्फ इस देश के प्रधानमंत्री बने क्या? इसके पहले कोई प्रधानमंत्री नहीं आए क्या? वाजपेयी जी नहीं आए थे क्या? 1951 से इस देश में सेंसस होता आया है और हर सेंसस में लोगों का वोटर लिस्ट तैयार होती है और वही वोट देती है। अभी मोदी जी का जो इलेक्शन हुआ था, क्या वो वोट देने वाले वो पाकिस्तान के और बांग्लादेश के, अफगानिस्तान के थे क्या? क्यों वोट ले लिया इन्होंने? उस वक्त उन्होंने क्यों नहीं कहा कि मैं
वोट उसी से लूंगा जो एनसीआर में पास हो जाएगा। पहले एनसीआर पास करवा लेना था ना, वोट तो ले लिया आपने 130 करोड़। पार्लियामेंट के अंदर जब बहस होती है तो 130 करोड़ भारतवर्ष के निवासी माने जाते हैं, और आज ये इन्होंने सारे लोगों को पासपोर्ट दिया, कितने लोगों को आधार कार्ड मिला हुआ है। ये सब क्या है? क्या ये भारतवर्ष की नेशनलिटी नहीं है? तो इस तरह के चीज ला करके ये इस देश में जो गरीब मुसलमान गांव में रहता है उसको डरा करके, उसका धर्म परिवर्तन करके अपना वोट बढ़ाना चाहते हैं, और कुछ लोगों को बाहर से लाकर इसमें अपना वोट बढ़ाना चाहते हैं। मैं इनसे पूछूं, अब ये कह रहे वाजपेयी जी कि आप पाकिस्तान के मुसलमानों को लाकर यहां से नेशनलिटी दें। अदनान स्वामी तुम्हारा क्या लगता है? अदनान स्वामी को क्यों आपने दिया यहां नेशनलिटी? ये कहां का रहने वाला है? ये पाकिस्तानी मुसलमान है कि नहीं है? इस तरह के 300 मुसलमानों को पाकिस्तान से लाकर यहां आप लोगों ने क्या इसके पहले नेशनलिटी नहीं दिया है? आप सिर्फ आप जो है यहां की जनता की आंखों में धूल झोंक करके हिंदुत्व के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाकर आप लोग सरकार चलाना चाहते हो। मैं समझता हूं कि आज एनसीआर की, सीएए की कोई जरूरत नहीं थी। जिस तरह से हमेशा हर 10 साल में सेंसस होता है वैसे ही सेंसस होना चाहिए। बिल्कुल। ये सिर्फ अरविंद वाजपेयी जी लोगों के अंदर भ्रम पैदा करके। अरविंद वाजपेयी जी, जो बात अबू आसिम आजमी साहब कह रहे हैं कि देखिए अदनान सामी की मिसाल बिल्कुल सामने है। अदनान सामी को पाकिस्तान से लाकर यहां की नागरिकता दी गई और फिर उन्हें अवार्ड भी दिया जा रहा है, और जब यहां के लोग एतराज कर रहे हैं तो उन पर लाठियां, डंडे और गोलियां चलाई जा रही हैं। यह कहां का इंसाफ हुआ? कहां का सबका साथ सबका विकास हुआ? अरविंद वाजपेयी साहब, देखिए मैं उसका जवाब देता हूं। देखिए, अदनान सामी की जो इंडिविजुअल को नागरिकता दी गई वो प्रावधान सिटीजनशिप एक्ट में आज भी है। आज भी अगर कोई मुसलमान चाहेगा तो यहाँ की नागरिकता इंडिविजुअल बेसिस पे जो रूल्स हैं उसके हिसाब से उसको मिल सकती है। नंबर 2 बात यह है कि CAA में यहाँ के भारत के मुसलमान के किस तरह से नागरिकता चली जाएगी, यह बात हमको समझ नहीं आती। NCR नाम की कोई चीज नहीं है, NRC है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। मैं फिर दोबारा इस बात को कहूंगा कि वो कानून कांग्रेस ने बनाया और हमारे प्रधानमंत्री ने बाकायदा कहा कि NRC अभी नहीं आया है, ना इस पे कोई चर्चा होगी। NPR में किसी से कोई डॉक्यूमेंट नहीं माना जाता है। NPR में सिर्फ एक रजिस्टर जो बनता है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, वो इसलिए बनता है कि ये जानकारी आ जाए जिससे कि सब्सिडीज वगैरह के लिए बेनिफिट्स गरीब आदमी को मिले, कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग गरीबी रेखा से ऊपर हैं, इसलिए लिए NPR बनता है। इसमें इंफॉर्मेशन के साथ कोई डॉक्यूमेंट नहीं माना जाता। मुझे ये नहीं समझ आता कि ये इनका सारा आंदोलन सिर्फ घर की वजह से। वाजपेयी जी अबू आसिम आजमी साहब सवाल कर रहे हैं, थोड़ा उनका सवाल सुन लीजिए। वाजपेयी साहब, आधार कार्ड का क्या मकसद? आधार कार्ड क्यों आया? आधार कार्ड को जी मैं आ रहा हूं, रहमान खान साहब मैं आपके पास भी आ रहा हूं। आधार कार्ड, दूसरी बात सुनिए, आप कह रहे हैं डरने की जरूरत नहीं है। मुझे बताइए, सनाउल्लाह नाम का वो फौजी 40 साल तक जिसने भारत की फौज में काम किया, आज उसको NCR में अलग कर दिया गया। 40 साल, 1-2 दिन नहीं। आज आप मुझे ये बताइए कि CAA से कैसे आपको अंदेशा है? अनवरत, अरे भाई सुनिए, आसाम का सुप्रीम कोर्ट ने किया है NRC। इस देश में आसाम की मुख्यमंत्री का जो NRC है 80 उससे साल, इसको कंपेयर मत करिए। 80 साल उम्र उनकी है। करूंगा, वो यहीं के रहने वाले हैं। जब आसाम के लोगों को इस देश के अंदर राष्ट्रपति बना दिया जाएगा, इस देश में आसाम का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, इस देश में फौज का सिपाही बना दिया जाएगा और एक बैग कह दिया जाएगा कि तुम भारतवर्ष के नागरिक नहीं हो, तो मतलब क्या होता है? फिर लोगों में डर पैदा होगा कि नहीं होगा? और अगर आपने पाकिस्तान के मुसलमानों को दिया है, आज भी प्रावधान है आसाम में जो NRC हुई, जो सब जोड़ा था आपने, उसमें आपको मुसलमान, आपको उसमें मुसलमानों को अलग नहीं करना चाहिए था। आज अगर कोई मुसलमान पाकिस्तान जाकर पछता रहा है, परेशान है, वो अपने मुल्क में वापस आना चाहता है, तो क्यों नहीं आने देंगे आप उसको? ठीक है, अबू आसिम आजमी साहब सुन लीजिए। मैं रहमान खान साहब आपके पास भाई, वो माइनॉरिटीज हैं। जी आप अभी एक सेकंड अबू आजमी साहब, एक सेकंड अभी अपना ये लैपटॉप खोलिए या मोबाइल खोलिए। पाकिस्तान में कौन सी माइनॉरिटीज है ये बता दीजिए मुझे। पाकिस्तान में मुस्लिम माइनॉरिटी नहीं मानी जाती है।
तो वहां जो माइनॉरिटी है minorities उनके है। लिए व्यवस्था हमने की है, और उसमें भी एक माना शर्त ना, है हिंदू जो minority है। 31 दिसंबर 31 दिसंबर 2014 तक जो यहाँ आ गए हैं ठीक है। उनकी बात हो रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। माइनॉरिटीज के लिए किया ठीक है, वाजपेयी जी बात हो गई, वाजपेयी जी बात हो गई। के रहमान खान साहब कुछ रिएक्शन देना चाह रहे हैं सर। के रहमान खान साहब। नहीं, मैं अरविंद वाजपेयी साहब से दो बातें पूछना चाहता हूं। पहली ये बताइए कि आपने कहा कि पाकिस्तान के माइनॉरिटीज को सिटीजनशिप देने के लिए यह प्रावधान किया गया है, सीएए पास किया गया, मैं मानता हूं। आप अगर पाकिस्तान में मुसलमान तो माइनॉरिटी नहीं हैं, आप अगर कानून में ये लिखते कि हम पाकिस्तान के माइनॉरिटीज, क्योंकि नेहरू लियाकती पैक्ट में पाकिस्तान के माइनॉरिटीज को डिफेंड किया गया है उस वक्त के पाकिस्तान को, आप सिर्फ अगर कानून में ये लिखते कि हम पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में जो माइनॉरिटीज हैं, माइनॉरिटीज, तो उनको शहरियत देंगे। आपको यह जरूरत नहीं है कि हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी लिख के एक कम्युनिटी को आइसोलेट करें। हमारा संविधान में कहीं भी मुसलमान, हिंदू और सिख का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया है। ये मुसलमानों को के साथ दुश्मनी का लफ्ज दिखाने के लिए यह किया, वो एतराज है। तुम दीजिए, हुकूमत को हक है सिटीजनशिप देने का, देने हमने इस तरह का जो कम्युनल अमेंडमेंट लाए हैं, इससे हमारा एतराज है। दूसरा बात, आप एनपीआर बोले, आपने गलत कहा। 2003 में एनडीए सरकार ने सिटीजनशिप एक्ट को अमेंड किया। सर सुनिए, आप ना के यूपीए उसको इंप्लीमेंट की। 2010 में जब लिए, यूपीए ने यह नहीं लिखा था कि एन्यूमरेटर को डाउटफुल सिटीजन देने के 117 करोड़ का एनपीआर हुआ है, कहीं डाउटफुल सिटीजन का देने का था। आज आप क्या कर रहे हैं कि एनपीआर में वो जो एन्यूमरेटर है, जो लोकल रजिस्ट्रार कहते हैं, उसको ये हक दिए हैं सवाल पूछने के बाद। ठीक है, ठीक है, वाजपेयी जी बहुत छोटा सा रिएक्शन दीजिए, मुझे ब्रेक पर जाना। और मेरे साथ इस बीच शिवम त्यागी भी जुड़ गए हैं, बीजेपी लीडर हैं। शिवम, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं अरविंद वाजपेयी साहब, बहुत छोटा सा रिएक्शन दीजिएगा। किसको गुमराह कर रहे हैं? जी मैं जरा से जवाब दूं। जी रहमान खान साहब, आप बहुत समझदार लीडर हैं, पुराने लीडर हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताऊं, 2010 में जो रूल्स बने थे, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के पहले रूल बने हुए हैं, उसी का रूल 4 सब क्लॉज 4 कहता है अबाउट एनआरसी। तो वो हमने नहीं बनाया है, वो आप ही लोगों का बनाया हुआ है, और उसी रूल के तहत एनआरसी आएगा। हमने कोई नया कानून नहीं लाए हैं, हम सिर्फ CAA लाए हैं, और CAA में बड़ा क्लियर है कि माइनॉरिटीज ऑफ 3 कंट्रीज, यहाँ के नहीं था, यही तो गुमराह कर रहे हैं। आप ये बताइए कि 117 करोड़ एनपीआर हुआ है, कहां डाउटफुल सिटीजन बताया गया है? नहीं, देखिए, आवाम भी इसी में गुमराह है, आवाम भी इसी में कंफ्यूज है। लेकिन सरकार का वर्जन भी बहुत क्लियर नहीं है। इसके अलावा अपोजिशन की तरफ से भी कंफ्यूजन, तो कहीं ना कहीं आवाम में कंफ्यूजन है और सरकार को इस कंफ्यूजन को दूर करना पड़ेगा। मुझे ब्रेक पर जाना, लेकिन उससे पहले शिवम, मैं आपके पास आना चाहूंगा। शिवम, आज पीएम मोदी ने दिल्ली के चुनाव में पहली रैली से उन्होंने खिताब किया, तो लग रहा था कि पीएम मोदी आज शाहीन बाग, जामिया या पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है सीएए और एनआरसी को लेकर, इस पर कुछ बोलेंगे, कुछ बीच का रास्ता निकालने की बात तो वजीर आजम साहब कहेंगे। लेकिन वजीर आजम साहब ने यहां पर भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया। वजीर आजम साहब ने कहा कि शाहीन बाग और जामिया जैसे जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, यह दरअसल एक प्रयोग है, संयोग नहीं बल्कि एक प्रयोग है। आखिर क्या तजुर्बा हो रहा है, क्या प्रयोग हो रहा है शाहीन बाग में? शिवम, देखिए अबू, सबसे पहले तो मैं सिर्फ एक चीज आपको क्लियर करना चाहूंगा कि शुरुआत से मैं डिबेट लगातार सुनता आ रहा हूं, लेकिन शाहीन बाग के प्रोटेस्ट की वजह से सड़कों पे जाम इतना ज्यादा है कि मैं 15-20 मिनट देरी से पहुंचा। लेकिन मैं बीच में सुन रहा था कि अबू साहब भी और एक्स यूनियन मिनिस्टर जो बैठे हैं वो सिर्फ शाहीन बाग, शाहीन बाग, शाहीन बाग, शाहीन बाग, शाहीन बाग का नारा लगा रहे थे।
और कह क्या रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के पास दिल्ली में मुद्दे नहीं है, इसलिए वो शाहीन बाग कर रही है। अरे भाई, जो दिल्ली की जो भी भारतीय जनता पार्टी है या जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसका तो प्रवक्ता आपके बीच में था ही नहीं, तब भी आप शाहीन बाग ही कर रहे थे। तो ये बात बिल्कुल साफ है कि कहीं ना कहीं विपक्ष और विपक्ष के सारे नेता इस बात को शाहीन बाग करके आगे बढ़ा रहे हैं। अब आते हैं प्रधानमंत्री जी की रैली की बात। जहां तक है वो बिल्कुल सही इसको इसलिए कह रहे हैं कि प्रयोगशाला के तहत लोग वहां पर बैठे, उसके बाद अमानतुल्लाह खान ने सीरीज ऑफ एविडेंस में एक बयान दिया, मुसलमानों को भड़काया, डराया कि आपकी दाढ़ी काट दी जाएगी, आपको बुर्का नहीं पहनने दिया जाएगा। उसके बाद वो इतनी सजाई गई, भूल जाएंगे, फिर उसको पीछे से बिरयानी एक्सपोर्ट करना शुरू किया गया। क्या कुछ कहा प्रवेश वर्मा के जो भड़काऊ बयान है उसका जिक्र नहीं करेंगे आप शिवम? मैं बिल्कुल जिक्र करूंगा। अभी पिछले दिनों असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बताइए मुझे कहां आना है गोली लगवाने के लिए, आप अगर मुझे गोली मारेंगे। अरे भाई, आपका नाम लिया क्या? भारत देश के गद्दारों को गोली मारो आगे। तो आप मुझे एक चीज बताइए, आप देश के गद्दार मानते हैं अपने आप को? ओवैसी साहब अपने आप को गद्दार मानते हैं क्या? हम तो नहीं मानते। अगर वो मानते हैं तो बात अलग है, कानून उनको सजा देगा, गोली मारेगा नहीं मारेगा वो कानून। ये तो आप जस्टिफाई कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल अनुराग ठाकुर आप देश के गद्दार हैं। इस तरह के जो गंदे बयान उसे एक तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं। इस पर जस्टिफाई नहीं कर रहा। देखिए इस देश के शिवम आप या बीजेपी भले अनुराग ठाकुर के बयान को सही माने, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस पर सजा दी है बाकायदा। 76 घंटों के लिए उन्होंने उनके अख्तियार है। नहीं, इलेक्शन कमीशन ने उस पर बाकायदा नोटिस लिया है। वो बिल्कुल उसको बैन करते हैं या उनको कोई विवादास्पद लगती है चीज, लेकिन इतना साफ है कि देश के किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नागरिक को गद्दार नहीं कहा गया। अब जो गद्दार अपने आप को समझ रहा है बात अलग है। ठीक है, मैं अरविंद वाजपेयी साहब आपके पास आना चाहूंगा। सर, मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं कि दिल्ली में इस चुनाव में सिर्फ और सिर्फ बात शाहीन बाग की हो रही, जामिया की हो रही, या इस तरह की जो प्रोटेस्ट और एहतजाज हो रहे उनकी बात हो रही? आखिर विकास का मुद्दा कहां है? एनडीए और खासतौर से बीजेपी या उसकी जो अलायंस पार्टियां वो विकास की बातें करती हैं, लेकिन विकास की तो कहीं चर्चा ही नहीं हो रही है। अरविंद वाजपेयी साहब, देखिए, आज प्रधानमंत्री का जो भाषण था उसमें उन्होंने विकास की बातें भी की हैं। उन्होंने बताया कि पानी स्वच्छ कैसे दिल्ली की जनता को मिलेगा, उसके लिए क्या किया हमने। उन्होंने ये भी बताया कि हमने पॉल्यूशन कम करने के लिए जो पैराफर्निलियर रोड बनाई हैं, दिल्ली से गुड़गांव मेरठ होते हुए जो सड़क जा रही है उससे ट्रकों का आना बंद हुआ। उन्होंने ये भी बताया कि 40 लाख जो अनऑथराइज कॉलोनी थी उनको हमने पक्का करने का काम दिया है। उनको हमेशा डर रहता था कि बुलडोजर उनके घर तोड़ जाएगा। तो विकास की बातें हुई हैं। देखिए, शाहीन बाग क्रिएट किसने किया? शाहीन बाग क्रिएट किया वहां के लोकल एमएलए, आपके जो एमएलए हैं उन्होंने। और उसके बाद उसको किसने ज्वाइन किया? उसमें कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर, शशि थरूर, डॉक्टर रागिनी नायक और पता नहीं कौन कौन नेता वहां पे जाके भड़काऊ भाषण दिए। उसके बाद वहां पे अरविंद वाजपेयी आप क्यों नहीं गए? क्यों किया शाहीन बाग? वाजपेयी जी वो ये करना चाहते हैं, वो स्टेज तो सभी के लिए, आप क्यों नहीं गए वहां पर? क्यों जाएंगे? आपको क्या उनका दुख नहीं है? आपको क्या शाहीन बाग वालों की फिक्र नहीं है? आपको भी जाना चाहिए था। नहीं, देखिए, शाहीन बाग वाले, देखिए, कानून में अगर कोई जरा सी भी गलती होती या CAA का कानून यहाँ के मुसलमान को अफेक्ट करता तो जरूर हम उस लड़ाई के लिए सबसे आगे खड़े होते। रामविलास पासवान का नाम जाना जाता है इस बारे में, लेकिन पूरी तरह से चिराग पासवान ने तो कहा है, पूरी तरीके से वाजपेयी जी, चिराग पासवान ने तो कहा है कि इस पर ऑल पार्टी मीटिंग होनी चाहिए या एनडीए की कम से कम एक मीटिंग बुलानी चाहिए। चिराग पासवान ने यह मांग की है कि इस पर एक मीटिंग होनी चाहिए। उसी के बाद अमित शाह जी से मीटिंग हुई, उसमें बाकायदा डिबेट हुई और उसमें जो हमारी रिजर्वेशन थी उसका क्लैरिफिकेशन भी मांगा गया। और उसी के बाद ये स्टेटमेंट आया कि एनआरसी लागू नहीं होगा, उस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। एनपीआर लागू होगा, CAA पार्लियामेंट द्वारा बना हुआ कानून है, इसलिए उसको काला कानून कहना गलत है। अगर सुप्रीम कोर्ट उसको अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर करता है तो बात ये मानी जाएगी, अदरवाइज नहीं मानी जाएगी। एक बात बताइए मुझे, ये संविधान की दुहाई देते हैं, जब इमरजेंसी लगी थी तब संविधान की दुहाई नहीं दी थी, जब 84 के सिख दंगे हुए थे तब संविधान की दुहाई नहीं दी थी, अब संविधान की दुहाई इनको याद आ रही है। जबकि पार्लियामेंट के ड्यू प्रोसेस से यह कानून दोनों सदनों ने पास किया है। किस लिए ये आंदोलन कर रहे हैं? बार बार रिपीटेडली ये कहा जा रहा है
कि ये कानून CAA किसी की नागरिकता नहीं लेगा, ये नागरिकता देने का काम कर रहा है। आप बता दें, ये पैनल पे बैठे हैं मुस्लिम हमारे साथी, ठीक है, रिस्पेक्टेड साथी, इनकी नागरिकता छिन जाएगी क्या? इनकी नागरिकता CAA तो आसाम में तो छीनी है। आसाम में तो आप देखिए कि पूर्व जो राष्ट्रपति उनकी नागरिकता छिन गई, वाजपेयी साहब जो वहां के पूर्व CM है उनकी नागरिकता छिन गई। आसाम में आप देखिए ना, नहीं डर तो उसी का है, आसाम में डर तो उसी का है जो आसाम में हो रहा है, वही तो एग्जाम्पल है। वाजपेयी साहब एग्जाम्पल तो वही है। अरे भाई, आसाम में सुप्रीम कोर्ट, देखिए आसाम में सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से NRC हुई, और जैसे वोटर लिस्ट में गलत कई बार नाम छप जाता है या आपकी फोटो गलत आ जाती है तो उसको करेक्शन का प्रोविजन है, इसी तरह आसाम में। इसीलिए आप देखिए, शुरुआत में 1.5 करोड़ की बात थी, उसके बाद आते आते 19 लाख आए और अब 4 लाख बचे हैं। तो प्रोसेस का एक माध्यम है, अगर कहीं गलती 4 लाख मतलब सिर्फ मुसलमान बचे उसमें, प्रोविजन उसमें वाजपेयी साहब सिर्फ मुसलमान बचे हैं 4 लाख। 19 लाख जो आखिर में बचे थे, 13 लाख या 17 लाख हिंदू थे और बाकी मुसलमान बचेंगे। अब बचे उसमें सिर्फ मुसलमान हैं, उसमें बंगाल के जो मुसलमान हैं वो बचे हैं सिर्फ। अरे सुनिए, वो मुसलमान भी, देखिए घुसपैठियों के लिए कानून है ये पक्का, घुसपैठियों को देश से बाहर निकाला जाएगा, ये सब चीज बड़ी क्लियर है, बार बार इस सरकार ने इस बात को कही है। और ये लोग भी, अबू आसिम आजमी साहब, ठीक है, अबू आसिम आजमी साहब, सवाल ये उठ रहा है कि अरविंद वाजपेयी साहब ने बड़ी तफसील से बताया और सरकार भी बड़ी तफसील से बता रही है। वो बात अलग है कि शाहीन बाग ये लोग नहीं जा रहे, लेकिन मैं अबू आसिम आजमी साहब ये सिर्फ समझना चाह रहा हूं कि आखिर ये लोग समझ क्यों नहीं रहे, जिस तरह से अरविंद वाजपेयी जी को समझ में आ गया, मुसलमानों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? जो लोग शाहीन बाग में खुली छत के नीचे प्रोटेस्ट और धरना कर रहे हैं, जो लोग लखनऊ, पटना, हैदराबाद, कोलकाता में इस ठंडी की सर्दी में एक तरह से अपने बच्चों के साथ महिलाएं बैठी हुई हैं, बुजुर्ग बैठे हुए, वो आखिर क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्योंकि जो देश की गद्दी पर बैठे हुए हैं उन्होंने अपना रुख आज से नहीं, जब ये गुजरात में थे तो गुजरात में भी इन्होंने जो 2002 में दंगे हुए थे खुल करके मुसलमानों को मरवाया और कटवाया था। इशरत जहां के कातिलों को बचाया इन लोगों ने, छोड़वाया इन्होंने। और जब भी इलेक्शन होता है तब ये हमेशा पाकिस्तान का नाम लेते हैं, मियां मुशर्रफ, मियां नवाज शरीफ, मियां इमरान। क्या रिश्तेदारी है इनकी? भारतवर्ष में कोई भी ऐसा मुसलमान या कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जितना नाम मोदी जी ने लिया पाकिस्तान को, उतना शायद किसी ने नहीं लिया है। मुझे बताइए कि पाकिस्तान के वजीर आजम को, प्राइम मिनिस्टर को शपथ विधि में बनाने वाला कौन शख्स था? एक तरफ पाकिस्तान को सबक सिखाएं, एक तरफ पाकिस्तान के साथ लव लेटर भेजें। इसका मतलब ये लोग मिल करके आज जो है पोलराइजेशन करना चाहते हैं। मैं वाजपेयी जी आपसे पूछना चाहता हूं कि हमें माइनॉरिटीज को से मोहब्बत है, उनके साथ जुल्म हो रहा है, बिल्कुल से होना चाहिए, लेकिन बताइए क्या माइनॉरिटी चाइना में मुसलमान माइनॉरिटी में नहीं है? हमारा पड़ोसी मुल्क है। क्या बर्मा में मुसलमान माइनॉरिटी में नहीं है? हमारा पड़ोसी मुल्क है। अफगानिस्तान कौन सा हमारे मुल्क का हिस्सा था? और अफगानिस्तान के माइनॉरिटीज को अगर आप यहां बुलाकर उनको शरण देना चाहते हैं तो फिर बर्मा के और चाइना के माइनॉरिटीज जो तकलीफ में, उनको क्यों नहीं ला सकते आप? आज अफगानिस्तान के अंदर मुसलमान औरतों को वहां के लोगों ने गोली मार दिया कि भाई बुर्का बिना पहने नहीं चल सकते। इस तरह कट्टरपंथी है वो लोग, यहां आना चाहते हैं तो आप उनको नहीं आने देंगे, आपकी मर्जी चलेगी। अरे ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है। मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी सब ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। आज एक आदमी आज आ गया जिसको 3 साल के लिए परिपाल कर दिया गया था, जो आदमी गुजरात में घुस नहीं सकता था। इसका कैरेक्टर देखो, ये क्रिमिनल है, क्रिमिनल। आज बैठ करके आज भारतवर्ष के 130 करोड़ लोगों से 2014 तक जो आ चुके हैं, कंफ्यूज है, ये यही तो गड़बड़ है। और जब खुद कंफ्यूज है तो गुमराह कर रहे हैं। 31/12/2014 तक कट ऑफ लाइन है, हम किसी को बुला नहीं रहे। नाम क्यों नहीं लिया? रास्ता जो है, मैं आप दूसरी बात पे चले, पहले एक चीज क्लियर करिए, हम किसी को बुला नहीं रहे। अगर कोई आज आना चाहेगा तो हम नहीं क्या? 31/12/14 तक जो लोग आ चुके हैं उनके लिए ये कानून है। देखिए इनको खुद जानकारी है ना, इसीलिए भी आना चाहे तो आ सकता है। अब ये कह रहे थे कि आप बुलाते हो, चाइना से क्यों नहीं बुलाते? हमको आपको जानकारी है क्या? रास्ता खुला हुआ है,
अरे अदनान जिस साहब आदमी को की मिली, बुनियाद या आपने नफरत पर बताया? पड़ी हो, वो और सिटीजनशिप आदमी एक्ट में छोटी अरे हांडी सुनिए में ना। उबाल आ गया। ठीक है, बात हो गई। अबू आसिम आजमी साहब, वाजपेयी जी, बात हो गई। मैं के रहमान खान साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं। मैं उसके बाद मैं शिवम उसके बाद आपके पास भी आ रहा हूं। के रहमान खान साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं। मैं के रहमान खान साहब, आखिर तशवीश किस बात की है? इतना ज्यादा जो हंगामा है और यह हंगामा लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार कह रही कि जो कंफ्यूजन है वो हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि सरकार तो यहां तक कह रही कि इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, एनआरसी अभी आने नहीं जा रहा है और शहरियत कानून जो है वो शहरियत देने के लिए, लेने के लिए नहीं। तशवीश किस बात को लेकर है के रहमान खान साहब? सरकार तो कह रही है 2014 से आज तक एनआरसी की बात ही देखिए, नहीं हुई। एक मैं जरा खामोश से सुने तो मैं इसको बताता हूं। 2014 से कभी ये- एनआरसी की बात ही नहीं हुई। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? नहीं, मुझे जी, कंटिन्यू कीजिए सर, कंटिन्यू कीजिए। टाइम दीजिए बगैर किसी डिस्टरबेंस के। जी जी जी। देखिए, मैं 3 सवाल वाजपेयी से भी पूछता हूं, हमारे और दूसरे बीजेपी के साथी से भी ये पूछता हूं कि आज आप ये अभी कहे कि हम किसी को नहीं बुला रहे हैं, जो आ गए हैं उनको शहरियत दे रहे हैं तो आप अनाउंस कीजिए कि जो भी लोग आ गए हैं वो अप्लाई करें शहरियत को। वो नहीं कर रहे हैं आप क्या कर रहे हैं? आप एनपीआर बना रहे हैं और एनपीआर बना के, एनपीआर की जरूरत नहीं थी। एक आज किसी भी हालत से एनपीआर की जरूरत नहीं, वो देश की प्रायोरिटी में नहीं है। तो आपने एनपीआर करके, एन्यूमरेट करके, डाउटफुल सिटीजन्स बना के, जो नॉन मुस्लिम हैं उनको सिटीजनशिप दे देंगे, जो मुस्लिम है उनको वो कोर्ट के चक्कर लगाना पड़ेगा अपनी शहरियत की पहचान बनाने के लिए। नंबर 1, इसीलिए सीएए का ऑब्जेक्शन है कि आपने मुसलमान, हिंदू, सिख का लफ्ज करके इस मुल्क को बंटवारा किया है कि आप बहुत बड़ी आप किस तरह भी डिफेंस करें, पर आपने मुल्क की साल के लिए बहुत बड़ा नुकसान किया है। नंबर 1। दूसरा, एनपीआर, आप ये बोले कि कांग्रेस यूपीए के टाइम पे ये जो दिए गए हैं कि आप ये आज डिक्लेयर कर दीजिए कि किसी का नाम, किसी के सिटीजन, इट इज ओनली एन्यूमरेशन। हम किसी को डाउटफुल सिटीजन डिक्लेयर करेंगे नहीं, और जो सिटीजन बाहर से आए वो अप्लाई करके सिटीजनशिप हासिल करें, ये कहने तैयार नहीं। और आप अलग अलग तरीके से अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर एक स्टेटमेंट देते हैं, होम मिनिस्टर एक स्टेटमेंट देते हैं, होम मिनिस्टर पार्लियामेंट कहते हैं कि पहले सीएए आएगा, बाद एनपीआर आएगा, बाद एनआरसी आएगा, पार्लियामेंट में बयान देते हैं। प्राइम मिनिस्टर रामलीला मैदान में प्राइम मिनिस्टर वो बयान अलग है, ये बयान अलग है, और हर आदमी हर किस्म का देता था। क्या शक नहीं आता? आपको नहीं आता शक? आज आपका एक एक्स मिनिस्टर कहता है कि गांधी जी ने ड्रामा किया था। ये आप लोग की हिस्ट्री पास्ट है। आपने सत्याग्रह कभी जिंदगी में किया नहीं, फ्रीडम स्ट्रगल नहीं किया। आपको सत्याग्रह का जो पीसफुल एजिटेशन इज अ राइट, वो राइट को आप उसको गाली दे रहे हैं। आपसे क्या कह सकते हैं, क्योंकि आपने आजादी की जंग नहीं लड़ी है। जी ठीक है, आपने आजादी में जो कुर्बानियां नहीं दी हैं। आज गांधी जी को आप कह रहे हैं कि वो तमाशा कर रहे हैं, तो आपसे क्या तौह किए जाते हैं? ठीक है, मैं रहमान साहब, बात हो गई। मैं शिवम आपके पास आऊंगा, लेकिन सीधे इस वक्त मुझे शाहीन बाग जाना पड़ेगा, जहां पर लगातार ये प्रोटेस्ट चल रहा है और 50 दिन इस प्रोटेस्ट को मुकम्मल हो गए। खुर्रम शहजाद हमारे नुमाइंदे इस वक्त जुड़े हुए हैं। खुर्रम, शाहीन बाग में क्या कुछ लोगों का रिएक्शन है? क्योंकि आज दिल्ली के अंदर पीएम मोदी की पहली रैली हुई है और उस रैली में बड़ा बयान पीएम मोदी ने दिया है। उन्होंने कहा है कि शाहीन बाग या जामिया जो है ये एक तजुर्बा है, ये इत्तेफाक नहीं है, यहां पर बड़ा तजुर्बा किया जा रहा है। इस बयान को लेकर लोगों का क्या कुछ कहना है? खुर्रम, देखिए, शाहीन बाग अब तक जैसे प्रोटेस्ट कर रहा था बिल्कुल वैसे ही प्रोटेस्ट कर रहा है। इस तरह के बयान का यहाँ पर अभी तक कोई असर नहीं दिखाई देता है, लेकिन यहाँ मेरे साथ लोग मौजूद हैं, मैं उनसे जरूर जानने की कोशिश करूंगा कि इस बयान का यहाँ पर क्या असर पड़ा है। आप यहाँ पर आए हैं, प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया है कि जामिया एक तजर्बा है, क्या सोचते हैं उसके बारे में?
ये जामिया बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं, वहाँ पर बहुत अच्छे बच्चे पढ़ते हैं। पुलिस ने जिस बर्बरता से उसको मारा है वो बहुत गलत किया है और जामिया के बच्चे बहुत कायदे से अपना एहतजाज कर रहे हैं। उनका प्रोटेस्ट बहुत ही पीसफुल है। और अभी कल परसों में जो हरकत हुई है, एक लड़के ने आकर रिवॉल्वर चलाया, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी कोई एग्रीवेट नहीं हुए, ना ही उन्होंने कोई लड़ाई लड़ी और बहुत ही शांतिपूर्वक वो अपना प्रोटेस्ट चला रहे हैं। बिल्कुल, और भी लोग मौजूद हैं यहाँ पर। थोड़ा सा खड़े हो जाइएगा। मुझे ये बताइए कि जब बयानबाजी हो रही है, आज वजीर आजम भी बयान दे रहे हैं कि पहले कहा गया शाहीन बाग एक सोच है, आज प्रधानमंत्री ने कहा कि जामिया मिलिया इस्लामिया एक तजर्बा है। सिर्फ ये है कि प्रधानमंत्री जी सिर्फ इस वक्त दिल्ली के चुनावों की तरफ देख रहे हैं। वो दिल्ली इसको सांप्रदायिक वो दिखाने के लिए इस चुनाव को अपनी तरफ करना चाहता है। इसका सिर्फ यही एक मकसद है, इसका कोई और मकसद नहीं है। ये जो बार बार बयानबाजी हो रही है, क्यों हो रही है? सिर्फ चुनाव को बदलने के लिए। चुनाव को अब इनके पास कोई मुद्दा तो रहा नहीं दिल्ली के अंदर। अब दिल्ली के अंदर सिर्फ एक ही मुद्दा इन्होंने बना दिया, वो बना दिया शाहीन बाग। मुझे एक बात बताइए, ये बयानबाजी जो दिल्ली में हो रही है, कभी शाहीन बाग को सोच बताया जाता है, कभी कहा जाता है, आज प्रधानमंत्री ने कहा कि जामिया एक तजर्बा है, एक एक्सपेरिमेंट है। क्या सोचते हैं इसको लेकर के? आपने देश को धर्म के नाम में बांटने के अलावा क्या किया? कुछ नहीं किया। आज हर पूरा देश हर कोने पे एक है, एक ही आवाज लगा रहा है। खुर्रम, मैं चाहूंगा कि शाहीन बाग की तस्वीरें भी आप कैमरामैन से कहिए कि शाहीन बाग की जो इस वक्त की तस्वीरें वो भी हम तक शेयर करें और दिखाएं। मैं शिवम आपके पास आना चाहूंगा। शिवम, शाहीन बाग के लोगों का जो रिएक्शन है वो आपने सुना होगा। बहुत देर से शिवम आप वेट भी कर रहे हैं। शिवम, दो तीन चीजें यहां पर के रहमान खान साहब ने भी कही और अबू आसिम आजमी साहब ने भी कही कि के रहमान खान साहब का तो यही कहना है कि लोगों में कंफ्यूजन है, सरकार को उस कंफ्यूजन को खत्म करना चाहिए। क्योंकि शिवम, सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर यह सिलसिला कब तक चलता रहेगा, ये खत्म कहां होगी? हैरान हूं के रहमान खान साहब की बात सुनकर, इस बात से हैरान हूं कि ये किस चीज की पैरवी कर रहे हैं। मतलब मुझे सुन के अपने आप में ये चीज बात का शौक है कि एक देश के मंत्री होते हुए, बड़े मंत्री होते हुए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। एनपीआर पर उन्होंने जो बहुत लंबा चौड़ा एक चिट्ठा कहा, आप मुझे एक चीज बताइए, एनपीआर में आपसे कहा जा रहा है आप अपना आईडी के तौर पर आधार कार्ड दे सकते हैं, वोटर कार्ड दे सकते हैं, लाइसेंस दे सकते हैं, आप अपनी इसके अलावा अगर आपको नहीं मिलता है डोमिसाइल दे सकते हैं, अगर वो भी नहीं मिलता है इसके अलावा आप कोई भी बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। अगर वो भी नहीं मिलता है तो कम से कम आपकी सोसाइटी में जो रहने वाले 3 लोग हैं उनको गवाह बना दीजिए कि आप यहां रहते हैं। अगर यह भी नहीं है तो उसके बाद भी उस व्यक्ति को डाउटफुल सिटीजन में ना डाला जाए। मतलब यह कहना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि मेरे देश के लोगों का डेटा तो होना ही चाहिए, और अगर उसके बाद इतनी सारी चीजें होने के बाद 3 व्यक्तियों को आप एज अ विटनेस भी नहीं ला सकते, आप फिर भी कहते हैं कि उनको डाउटफुल सिटीजन में ना डाला जाए। दूसरी बात, आप बार बार कहते हैं कि ये एनपीआर के बाद आप एक काम करेंगे कि हम लोगों को हमारे शिवम साहब, मैं एक मिनट एक और चीज उसके बाद इन्होंने कहा कि फ्रीडम स्ट्रगल में हम लड़े। रहमान साहब, आप नहीं लड़े इस फ्रीडम करना पड़ेगा, तो भारतीय जनता पार्टी क्लियर करना पड़ेगा। देश का एक एक बच्चा लड़ा, मेरे भी बाप दादा अगर कहीं देश में थे तो वो भी लड़े। इसी बात कर रहे हैं आप। इसको एक चीज बताइए, आप क्या कॉपीराइट मान रहे हैं? आप कॉपीराइट मान रहे हैं कि अगर इस देश में स्ट्रगल हुआ तो उसमें कॉपीराइट सिर्फ कांग्रेस का है? भगत सिंह राजगुरु उसका क्या मतलब है? वो तो कांग्रेस ही नहीं थे। उनकी उन्होंने जो अपनी बलिदान दिया उसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। शिवम, जिस एनपीआर की आप बात कर रहे हैं, कैसी बात? शिवम, जिस एनपीआर की आप बात कर रहे हो, जिस पर के रहमान खान साहब सवाल उठा रहे हैं, दरअसल इस एनपीआर में कई चीजें बढ़ाई गई हैं और इसी पर सवाल उठा रहे हैं अबू आसिम आजमी साहब और के रहमान खान साहब कि आखिर ये चीजें बढ़ाई क्यों गई है। शक तो होता है, अगर कुछ चीजें उसमें अमेंड की गई हैं तो उस पर शक तो होगा, शक तो लाजमी है। शिवम, अच्छा अबू आजम, मैं एक चीज बताइए, मुझे एक चीज बताइए, इस देश के संविधान में कितनी बार अमेंडमेंट हो चुका है? उस पे क्या शक पैदा हुआ? इस देश में 1977 में आपने इसी देश के संविधान में सेक्युलर और सोशलिस्ट जोड़ दिया, आपको शक हुआ? तब तो आपको शक नहीं हुआ। 1949 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब इस सेक्युलर शब्द को संविधान में जोड़ा जा रहा था तो इसके विरोध में सबसे पहले नेहरू खड़े हुए थे, लेकिन वो डाल दिया आपने। संविधान जो आज अगर कोई दूसरी सरकार जो आपको पसंद नहीं है, अगर वो कोई अमेंडमेंट करती है तो आप कहते हैं कि शक तो होगा। क्यों होगा शक? इसलिए शक हो रहा है
ये व्यक्ति झूठा है, ये बार बार झूठ बोलता है, इसलिए शक हो रहा है। आप लगातार झूठ का कारोबार करते हैं। सुनिए, आप लगातार झूठ का कारोबार करते हैं। आप अगर इस तरह से देश में भ्रांतियां फैलाएगी कि अगर सरकार हमारी नहीं है तो ये जो भी अमेंडमेंट हो रहे हैं वो गलत है, ऐसा नहीं हो सकता अबू साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इस देश में सरकार अगर कोई रही है और सरकार अगर कोई है, किसी भी कानून में अगर कोई अमेंडमेंट लेकर आ रही है सरकार, तो इसका मतलब साफ है वो देश की भलाई के लिए, देश के कानून के लिए, देश के। और जहां तक थोड़ा सुन लीजिए शिवम, अगर लोगों में कंफ्यूजन था, शिवम सुन लीजिए, शिवम मुझे सुन पा रहे हैं, उसको बदल दिया। शिवम मुझे सुन पा रहे हैं, फिर बांटना चाहते हैं शिवम, और वो इस देश के वासी। ठीक है शिवम, एक चीज, अगर लोगों में कंफ्यूजन है, लोगों को कुछ परेशानी हो रही थी, लोग अगर इस इशू को लेकर, एनपीआर को, एनआरसी को लेकर अगर लोग कंफ्यूज थे, तो शिवम ये तो सरकार की जिम्मेदारी थी कि सरकार समझाती, सरकार के जो मिनिस्टर हैं वो समझाते, लेकिन आज समझाने के बजाय यहां पर तो डराया जा रहा है। शिवम, गिरिराज सिंह की तरफ से क्या बयान आता है, योगी जी और अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा, जो इस तरह की बयानबाजी हो रही, लोगों के दिलों में और डर बढ़ता जा रहा है। शिवम, सरकार का काम तो समझाने का, डराने का नहीं है। अब देखिए ना, डर होने के बावजूद भी सरकार कितनी संजीदगी के साथ पेश आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस को कहा कि बात करके इसको खत्म कराया जाए, जिस भी तरह से किया जाए। पुलिस उसके बाद 3 बार मंच पर जाती है, मंच पर जाकर कहती है हाथ जोड़कर भीड़ से कि प्लीज आप यहां से हट जाइए, लोग वहां से नहीं हटते हैं। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा एलजी तो गोलियां कब से चल रही दिल्ली में? जाता है कि दिल्ली में गोलियां कब से चलनी शुरू हुई? शिवम, दिल्ली में गोलियां कब से शुरू हुई? एक तरफ अनुराग ठाकुर का बयान आता है और दूसरी तरफ से गोली चली। और एलजी के साथ आपकी 4.5 घंटे की मीटिंग हुई, आप उसके बाद भी नहीं माने। क्या सरकार बात करने की कोशिश नहीं कर रही है? लेकिन अब सुन कहां रहे हैं? एलजी कौन होता है? एलजी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है। मिनिस्टर को जाके क्या कहते हैं कि एलजी कौन होता है? एलजी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट जानते हैं, कानून होता है। अगर आप एलजी को नहीं मानते, आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को भी नहीं मानते। सीएए कानून है और एलजी कॉन्स्टिट्यूशनल। दिल्ली की बात कर रहे हैं, ये सारे हिंदुस्तान की बात है। आप इसको दिल्ली तक ये करें, क्योंकि दिल्ली में सबसे ज्यादा परेशानी है साहब। आप दिल्ली आइए, आपको महसूस होगा। आप मुझसे पूछिए, 15 मिनट के डिस्टेंस पे मुझे 4 घंटे लग रहे हैं एक जगह। ठीक है, मैं अबू आसिम आजमी साहब, अबू आसिम आजमी साहब, लोगों को ठीक है, शिवम बात हो गई। अबू आसिम आजमी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? लास्ट कमेंट मैं आपका ले लेता हूं। अबू आसिम आजमी साहब, ये सिलसिला होगा कब? 50 दिन हो गए, सरकार इसकी सुध नहीं ले रही है। हजारों घंटे लोगों को जपाते हैं। अबू आसिम आजमी साहब, 50 दिन हो गए लेकिन सरकार सुध नहीं ले रही है, क्या मसला ऐसे चलता रहेगा? सरकार की पूरी जिम्मेदारी है, इसलिए सरकार नहीं ले रही है। सरकार मीडिया के जरिया इस जितना आंदोलन है, इसे हिंदू और मुसलमान करके जिस तरह से आज तक पोलराइज की है, इसे पोलराइज करना चाहती है। लेकिन ये हिंदू और मुसलमान नहीं, ये देश के संविधान की बात है। अब ये संविधान खतरे में है। आज सरकार की पूरी जिम्मेदारी होती थी। इतने लोग 50 दिन से बैठे हैं दिल्ली में और ये कह रहे हैं कि मुझे आने में 4 घंटे लगे, तो प्राइम मिनिस्टर को उन लोगों को बुलाकर बात करना चाहिए। परंतु प्रधानमंत्री का आज कोई यकीन ही नहीं करेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री देखिए, अब टाइम मुझे बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा, अब वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। ठीक है, सरकार, जाहिर सी बात है, सरकार है तो सरकार की ही जिम्मेदारी बनेगी और सरकार के मिनिस्टर और पीएम और होम मिनिस्टर, इन्हीं लोगों की जिम्मेदारी बनेगी कि ये लोग आगे बढ़कर आए और मसले का कुछ हल निकाला जाए। जाहिर सी बात है, दिल्ली में चुनाव है और इस चुनाव के वक्त में शाहीन बाग, सीएए, शहरियत तरमीमी कानून, इसका फायदा हर पार्टी उठाना चाह रही है। और यही वजह कि बार बार हम यही कह रहे हैं कि आप ये देखिए कि आखिर अवाम को बहका कौन रहा है, किसी के बहकावे में मत जाइए। अगर वाकई में आपको लग रहा है कि कहां पर रास्ता, कहां पर खुला हुआ और अवाम के लिए कहां पर बात हो रही है, आप उसी की तरफ जाइए। और सरकार को अब इसके लिए निकल कर आना होगा, सरकार को मसले का हल सरकार को ही निकालना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अबू आसिम आजमी साहब, अरविंद वाजपेयी जी, खुर्रम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, शिवम त्यागी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और के रहमान खान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। आदाब।